आज पहले आपको असम के बीफ बैन वाले शोले दिखाएंगे, जिसके धर्म क्लेश वाली आग दिल्ली तक महसूस की जा रही है। और अब इस पर हिंदू मुस्लिम वाला खेल भी शुरू हो गया है। इसीलिए आज पहले इसी खबर पर सत्ता की विस्तृत कुंजी खोलेंगे और बताएंगे बीफ वाले आदेश पर इतना बवाल क्यों है। फिर आपको आतंकी मक्की पर पाकिस्तान की मक्कारी दिखाएंगे, जो ये दावा करता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुनिया के सभी देशों के खिलाड़ियों को सुरक्षा देगा। लेकिन जहां इस टूर्नामेंट के मैच होने हैं, वहां से कुछ दूरी पर मोस्ट वांटेड आतंकी के जलसे कराए जाते हैं। इसके कुछ वीडियो भी आए हैं। फिर एक और पड़ोसी मुल्क की खबर, मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का अब कैसे तालिबानी रूपांतरण हो रहा है, इसका नया वीडियो प्रमाण है, जिसमें यह ऐलान किया जा रहा है कि अब महिलाएं बाजार नहीं जा सकती हैं। आज इस पर हमने बांग्लादेश के कट्टरपन की कुछ स्टेजेस भी तैयार की हैं। फिर खबरों के स्टीयरिंग को सियासत की ओर घुमाएंगे और महाराष्ट्र चलेंगे, जहां आज से फडणवीस 3.0 की सत्ता शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन आज ये भी समझेंगे, किसी की भी हो सरकार, बार बार डिप्टी सीएम कैसे बन जाते हैं जूनियर पवार। आज संसद में विपक्ष ने फिर से अडानी अध्याय खोला है। विपक्ष के सांसद आज काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और अडानी और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर नारेबाजी की। विपक्ष ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी के गठन की मांग भी की है। आज दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक राहत की भी खबर है। प्रदूषण में थोड़ी कमी आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 की पाबंदियां हटाने का आदेश दिया है। हालांकि ये कहा है कि अगर पोल्यूशन बढ़ा तो सख्तियां फिर बढ़ा दी जाएंगी। ये ध्यान रहे, पाबंदियां ग्रैप 2 से नीचे न जाएं। और आज स्पेस की सत्ता से भी देश के लिए एक शुभ समाचार है। इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 03 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। एक तकनीकी खराबी के बाद 4 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग टल गई थी। प्रोबा 03 मिशन सूरज के कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा। सत्ता में आज, लेकिन पहले हम अपने न्यूज मित्रों को बीफ वाली चिंगारी दिखाते हैं, जो भड़की तो असम में है, लेकिन इसकी गर्मी पूरे देश में महसूस की जा रही है। और अब इसकी आंच पर सियासी रोटियां सेकने वाला खेल भी शुरू हो गया है। और अब बात बीफ से निकलकर हिंदू मुसलमान तक पहुंच चुकी है, क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। इसीलिए विपक्ष का आरोप यह है कि बीफ बैन वाले आदेश के जरिए असम की सरकार वहां रहने वाले मुसलमानों को निशाना बनाएगी। इस पर आज असम से दिल्ली तक कैसे धर्म क्लेश हुआ, हम आपको इसकी वीडियो कुंजी दिखाएंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं, हिमंत सरकार ने बुधवार को बीफ पर ऐसा क्या कह दिया जिस पर सत्ता का बड़ा क्लेश हो गया है। और अब बहुत सारे नेता अलादीन के चिराग की तरह इस फैसले को रगड़ रगड़ कर इसमें से मजहबी चिंगारियां निकालने में जुट गए हैं। दरअसल असम सरकार के नए आदेश के अनुसार पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अब असम के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस पर गौमांस नहीं बिकेगा। इसके अलावा शादियों या फिर पार्टियों में भी बीफ परोसे जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि यह पाबंदी सिर्फ पब्लिक प्लेस के लिए है। अगर कोई घर में बैठकर बीफ खाना चाहे तो खा सकता है। हालांकि असम में पहले से मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में गौमांस पर पाबंदी थी, लेकिन अब इस दायरे को असम की हिमंत सरकार ने बढ़ा दिया है। हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हूं। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूं कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा, और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को, हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। वैसे असम में गोमांस को लेकर कई कड़ी पाबंदियां पहले से थी, लेकिन तब इतना क्लेश नहीं हुआ था जैसे अभी हो रहा है। असम में 3 साल पहले गोमांस को लेकर एक कानून बना था, जिसका नाम है असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021। इस कानून में पब्लिक प्लेस पर गोमांस खाने पर तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन हिंदू, जैन और सिख बहुल क्षेत्रों में गोमांस बैन था।
साथ ही ये भी कहा गया था कि मंदिर और मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए मिला तो उसे 3 से लेकर 8 साल तक की जेल हो सकती है। अब सवाल यह है कि जब गोमांस को लेकर असम में एक कानून पहले से था तो इस नए बीफ बैन वाले आदेश का क्या मतलब है और इसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अचानक क्यों लॉन्च किया? तो इस फैसले की जड़ में है असम की सामगुरी विधानसभा सीट, जहां नवंबर में उपचुनाव हुए थे। सामगुरी को वो सीट है जहां 25 साल तक कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन इस बार यहां से बीजेपी की जीत हुई। इस हार को कांग्रेस बचा नहीं पाई और कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन ने यह दावा किया कि यहां बीजेपी ने वोटरों को लुभाने के लिए बीफ बंटवाया था। कांग्रेस सांसद के इस बयान को हिमंत बिस्वा शर्मा ने चैलेंज की तरह लिया और कहा, अगर कांग्रेस बीफ पर बैन लगाने की वकालत करे तो वो पूरे राज्य में इस पर बैन लगा देंगे। और इसी के कुछ दिन बाद हिमंत सरकार ने पूरे असम में सार्वजनिक रूप से बीफ खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले से विपक्ष बहुत भड़का हुआ है और बीजेपी पर सवालों वाले कटाक्ष कर रहा है। पूरी विफलता और शर्मनाक हार को छुपाने के लिए आज ये साजिश करी जा रही है। जिस प्रकार से झारखंड की जनता ने घुसपैठी और नफरत की राजनीति को पराजित किया, वैसे ही आने वाले चुनाव में असम के लोगों हिमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्ट सरकार के कारनामों को दंड देगी। मैं कोई संप्रदाय को लेकर के, कोई मजहब के लेकर के ये निर्णय मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये निर्णय भारत के सनातन संस्कृति के अनुकूल मानता हूँ। असम में लगाया है तो गोवा में क्यों नहीं लगाया? नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लगाया? अरुणाचल, हाँ, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ आपकी सरकारें हैं, आपने वहाँ क्यों नहीं बीफ बैन किया? ये सारे फसाद के जड़ नेहरू है। नेहरू अगर भारत के अंदर ये गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। खाने पीने पर भी रोक लगेगा, विपक्ष कह रहा है। क्यों नहीं? जहाँ रोक लगाने लायक है वहाँ रोक लगेगा। गोवा में बीजेपी बीफ बंद नहीं कर सकती। वहाँ बीजेपी गोवा में बीफ बंद करेंगे तो एक दिन में गिर जाएगी उनकी सरकार। किसके घर में क्या पकेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये कैबिनेट का विषय है ही नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। होना ही चाहिए। यहाँ तो है बिहार में, हम बिहार से आते हैं, बिहार में पूरा बैन तो ठीक है, वो होना ही चाहिए, हमारी समझ से ठीक है। गोवा में बीफ नहीं है, मेघालय में, अरुणाचल में बीफ नहीं है, असम में नौटंकी इनको करनी है, बाकी जगहों पे करनी है। भारत की धार्मिक आस्था और सामाजिक आस्था के अनुकूल ये निर्णय आसाम की सरकार ने किया। मैं उसको सरकार के काम के लिए बधाई देता हूं। आज हमने बीफ वाले इस क्लेश पर कुछ रिसर्च की और आप सभी न्यूज मित्रों के लिए कुछ बहुत दिलचस्प कुंजी भी तैयार किया। सबसे पहले हम आपको बीजेपी शासित वो राज्य बताते हैं जहां गोमांस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। इसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये वो राज्य हैं जहां या तो बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी गठबंधन में है। इन राज्यों के अलावा केरल, मिजोरम और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहां गोमांस पर प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा हम आपको उन राज्यों के बारे में भी बताते हैं जहां या तो गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध है या फिर आंशिक प्रतिबंध है। इनमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा मिजोरम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। और अब इसमें असम का नाम थोड़ा और ऊपर आ गया है क्योंकि वहां पहले से ही गोमांस को लेकर आंशिक प्रतिबंध थे, लेकिन अब पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर भी बीफ पर बैन लगा दिया गया है। वैसे गोमांस खाने पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की ओर से 2011-2012 में एक सर्वे भी किया गया था जिसमें कुछ दिलचस्प तथ्य निकलकर सामने आए थे। इस सर्वे में यह बताया गया था कि भारत में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग
गौमांस खाते हैं। और अब जब भारत की आबादी 140 करोड़ हो चुकी है तो संख्या और भी बढ़ गई होगी। उस स्टडी में ये लिखा गया था कि भारत में बीफ खाने वालों में मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। तब देश में 34 करोड़ मुसलमान थे तो गौमांस खा रहे थे। दूसरे नंबर पर देश में रहने वाले ईसाइयों की संख्या थी जो 65 लाख बताई गई थी। इसके अलावा करीब 1 करोड़ 25 लाख हिंदुओं के भी बीफ खाने का दावा किया गया था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि भारत में बीफ खाने वाले मुसलमानों की संख्या 40% है। ईसाई धर्म के लोग 26% हैं, जबकि 2% से थोड़े कम हिंदू हैं जो बीफ खाते हैं। लेकिन अब इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव भी हुआ होगा, क्योंकि तब से लेकर अब तक 12 वर्ष का समय बीत चुका है। अब हम अपने न्यूज़ मित्रों को जल्दी से ये भी बता देते हैं कि बीफ की खपत देश के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा है, यानी कहां के लोग सबसे ज्यादा बीफ खाते हैं। तो बीफ की सबसे ज्यादा खपत मेघालय में है, जहां करीब 81% आबादी बीफ खाती है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, यहां की 77% आबादी बीफ का सेवन करती है। इसके अलावा नागालैंड की 58%, सिक्किम की 31% और जम्मू कश्मीर के 30% लोग बीफ खाते हैं, जबकि केरल और अरुणाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 25% है। इस लिस्ट में अगला नंबर मणिपुर का है, जहां 24%, मिजोरम की 23% और असम की 22% आबादी बीफ खाती है। वैसे शायद आपको एक और तथ्य जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया में बीफ का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यानी सबसे ज्यादा बीफ जिन देशों से दुनिया के दूसरे देशों में सप्लाई होता है, उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। इसमें पहला नाम ब्राजील का है, जहां से हर वर्ष 30 लाख टन से ज्यादा बीफ निर्यात होता है। इसके बाद भारत का नाम है, जहां से करीब 15 लाख टन बीफ निर्यात किया जाता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां से 14 लाख टन से ज्यादा गोमांस दूसरे देशों में भेजा जाता है। और इसके बाद इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना का नंबर आता है। वैसे गोमांस के व्यापार को लेकर एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि भारत से बीफ निर्यात करने वाली जो प्रमुख कंपनियां हैं, उनमें से ज्यादातर के मालिक हिंदू हैं। भारत में कुछ ऐसे मौलाना हैं जो यहाँ के लोगों को तो भड़काते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा में मौका वाला मोमेंट ढूंढ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के खास शो एंड 5 में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वो बांग्लादेश जाकर वहां के मुसलमानों को समझाना चाहते हैं कि वो हिंदुओं पर हमला ना करें। जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ के लोगों को क्यों भड़काते हैं, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तौकीर रजा साहब को भारत में अल्पसंख्यक जो हैं उनकी चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों का हाल है उस पर आप खामोश हो जाते हैं। मैं जब से मेरे पास ये खबरें आई हैं, मुस्तकिल मैं ये बात कह रहा हूं कि एक तो ये कि वहाँ तख्ता पलट हुआ है, तो हुकूमत के जो समर्थक हुआ करते हैं उनको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है जब तख्ता पलट होता है। नई हुकूमत आई, वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ हो रहा है वो। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो लोग हिंदू हैं, इस वजह से अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो इससे बड़ा अपराध वो लोग नहीं कर सकते। इसकी ना मजहब इजाज़त देता है ना हुकूमत इजाज़त देती है। मंदिर पर अगर हमला किया जा रहा है, जितनी मुखालफत की जा सकती है उससे ज़्यादा मुखालफत करने को तैयार हूँ। मैंने सरकार से मांग भी की है कि अगर हिंदू समाज को इसलिए वहाँ सताया जा रहा है कि वो हिंदू हैं, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बांग्लादेश जाऊँगा। आप बांग्लादेश जाने के तैयार हैं? मतलब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहाँ लोगों को समझाने, वहाँ के प्रधानमंत्री को समझाने के लिए, वहाँ की जनता को समझाने के लिए। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप भारत में मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन आप तौकीर रजा साहब बांग्लादेश जाना चाहते हैं वहां के मुसलमानों को, वहां की सरकार को समझाने के लिए कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो। यह बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप क्या समझाएंगे? मैं हिंदू अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खालिस हिंदुओं को, अगर सिर्फ हिंदू होने की वजह से उनके साथ जुल्म हो रहा है, आप क्या तो मैं हर हाल में जालिम की मुखालिफत। ये चैनल वहां ब्रॉडकास्ट होता है, क्या समझाएंगे आप? मैं यही समझाऊंगा कि ये मुसलमानों का तरीका नहीं हो सकता। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका धर्म आपके साथ है, मेरा धर्म मेरे साथ है, मैं आप पर अपना धर्म थोप नहीं सकता। आपके धर्म का आदर करना मेरी जिम्मेदारी है, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। तो वहाँ अगर हिंदू समाज के धर्म की हानि हो रही है या हिंदुओं को इसलिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि वो हिंदू हैं, तो वो अपराध कर रहे हैं, सरकार भी अपराध कर रही है वहाँ की।
अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं ये चीज आप भारत में क्यों नहीं कहते हैं? मैं तो भारत में तो काम ही ये है मेरा। मुझे बुलाइए ना, आप अपने यहाँ बुलाते नहीं हैं। और अब सत्ता में बात करते हैं शपथ की। नतीजों के 12 दिन बाद आज आखिरकार महाराष्ट्र को एक सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम मिल गए। देवेंद्र फडणवीस ने आज तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। इस शपथ के बाद वो पीएम मोदी के पास गए और उनका अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। वो राज्य के दूसरे नेता हैं जो सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम बने। शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने डेप्यूटी सीएम की शपथ ली। वो छठी बार राज्य के डेप्यूटी सीएम बने। वो महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डेप्यूटी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के एकमात्र नेता हैं। सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम के अलावा किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई। शपथ के कुछ देर बाद फडणवीस, शिंदे और अजित पवार मंत्रालय पहुंचे। वैसे आज का ये शपथ ग्रहण समारोह काफी आकर्षक था। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा वहां कई बॉलीवुड एक्टर, क्रिकेटर और कारोबारी पहुंचे थे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस समारोह में शामिल हुए। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की शिंदे कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। पवार मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की पूरा महाराष्ट्र इसका दिन कहीं राह देख रहा था और आज बहुत सही में जो गद्दारी के साथ उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी, आज ईमानदारी की शपथ है। आज एक सच्चाई की शपथ होने जा रही है। उनको फोर्सफुली कहा है कि आप गवर्नमेंट में होना जरूरी है। आप सत्ता में रहेंगे तो एक दबदबा बना रहता है। कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए आपका वहाँ प्रेजेंटी बहुत जरूरी है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। कि अभी तो कौन मलाईदार डिपार्टमेंट, पावर वाले डिपार्टमेंट, ये सब किसके पास जाए, खींचतान जारी है। वैसे इस सरकार में ज्यादा कुछ नहीं बदला, बस जो सीएम थे वो अब डेप्यूटी सीएम हो गए और 2 डेप्यूटी सीएम में से एक डेप्यूटी सीएम अब सीएम बन गए। ध्यान देने वाली बात यह रही कि अजित पवार पहले भी डेप्यूटी सीएम थे और इस बार भी वो डेप्यूटी सीएम ही रहे। वैसे अजित पवार महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों सरकारों में डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। आज डेप्यूटी सीएम के रूप में उनकी छठी शपथ थी। अब संसद में से एक ज़रूरी खबर जिससे आपको ये एहसास होगा कि संसद में सिर्फ हंगामा, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप या फिर बॉयकॉट नहीं होता है, बल्कि ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा भी होती है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में सड़क निर्माण में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सरकार का दावा है कि करीब 50 लाख करोड़ की सड़क बनी है या बन रही हैं, लेकिन इन रिकॉर्ड्स के आंकड़ों के बीच एक सच ये भी है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी देश में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है और लगातार बढ़ ही रही है। ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में दी। नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में ये बताया कि काफी कोशिशों के बाद भी देश में सड़क हादसों में 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ 68 लाख लोगों की मौत हुई है।
और इन हादसों में मरने वालों में 60% युवा थे। इसमें 30,000 लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। उन्होंने संसद में यह भी बताया कि सरकार ने सड़क डिजाइन में गलती के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि नियम तोड़ना सड़क हादसों का बड़ा कारण है। उन्होंने हादसे के पीछे 4 बड़े कारण बताए। सड़क की खराब इंजीनियरिंग और डिजाइन, जिसके कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, गाड़ियों की तकनीक को बेहतर करने की जरूरत है। सड़क के नियम को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है और लोगों में सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी की कमी भी सड़क हादसे का कारण बनती है। हमारे देश में 1.5 लाख लोग मरते थे, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे। सम्मानीय सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरा 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर। जो मरने वाले 18 से 34 वयोगट में 60% लड़के लड़कियां हैं। हायर स्पीड के कारण और ओवर इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, पर अगर कोई है तो उसके ऊपर भी हम चिंता करेंगे। हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मौत होती है। वो रूल्स ऑफ द रोड है जिसका पालन करना चाहिए हमारे देश में, उसमें काफ़ी कमी होने के कारण यह होता है। कुछ दिन पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी के हवा में उछलने का वीडियो केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे थे कि क्या 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाला एक्सप्रेसवे इतना खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसों की भी चर्चा की। उन्होंने माना कि इस एक्सप्रेसवे पर कुछ जगहों पर हादसे हुए हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में पाई गई कमियों के लिए 4 ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 6 महीने से 1 वर्ष तक वो टेंडर नहीं भर पाएंगे। संबंधित अधिकारियों को भी निलंबित किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को काम का है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं। इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो SMA करके टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मटेरियल बराबर डाला है, उसमें बेईमानी नहीं हुई है। पर उसकी जो लेवल थी कुछ जगह पर 1 है और कुछ जगह पर 1 इंच ऊपर है, तो इसके कारण वो बम डंप आया है। तो मटेरियल है वो उतना ही है। सर, हमने फाइन के रेट बढ़ा दिए। आपने जो कहा रोड सेफ्टी बिल में सब किया, फिर भी लोग रूल्स का पालन ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पड़ा। नितिन गडकरी जब सड़क परिवहन मंत्री बने थे तो 2014 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 1,39,000 थी, जो अब 2024 में बढ़कर 1,68,000 हो गई है। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हादसों की संख्या में कमी उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन उनको मंत्री बने 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी वो हादसों को कम करने में असफल रहे हैं। आज जब वो बोल रहे थे तो थोड़े मायूस और मजबूर भी दिखे कि वो सड़क हादसों को कम करने में असफल रहे हैं, लेकिन देश की जनता अक्सर मंत्रियों की मजबूरी नहीं सुनना चाहती। हालांकि ये सच है कि सिर्फ नितिन गडकरी या सरकार के चाहने से ऐसा संभव नहीं है, बल्कि सड़क हादसों के लिए लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सरकार है। क्योंकि सरकार बेहतर सड़क तो बना रही है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन सड़कों पर चलना नहीं सीख पाए हैं। लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करके दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं।
यही कारण है कि हादसे कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। संसद की बात को और आगे बढ़ाते हैं, जहां आज विपक्ष ने बॉयकॉट दिवस मनाया और फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल विपक्ष अमेरिकी कोर्ट में दर्ज हुए अडानी रिश्वत कांड पर सदन में चर्चा चाहता है। विपक्ष की मांग यह है कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की जेपीसी से जांच हो, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। अपनी मांगों के समर्थन में आज विपक्षी सांसदों ने मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ हैं के नारे वाले टी शर्ट और जैकेट पहने। राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट पर तो प्रियंका गांधी ने अपनी जैकेट पर यह नारा लिखवाया था। संसद भवन के बाहर काफी देर तक विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, अलग अलग तरह के नारे लगाए, काली जैकेट पहने। विपक्षी सांसदों के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अडानी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी अडानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी और अडानी दो नहीं, एक हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष देश के जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहता है।